हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीवीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हम मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ रहे थे और आज हम मध्य प्रदेश की जनगणना का जो टॉपिक है उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। प्री के जो भी फैक्ट थे वो हमने इससे पहले की वीडियो में 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और इसी के साथ फिर हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम मेंस के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ की जनगणना कितनी है, नगरीय ग्रामीण घनत्व कितना है, यह हम देखेंगे। इसके अलावा जनगणना नीति 2000 मध्य प्रदेश द्वारा जो बनाई गई है उसमें क्या प्रावधान किए हुए हैं, इनको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो जनसंख्या का अध्ययन होता है उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम अखिल भारतीय जनगणना ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी। इसको हम पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि जब हमें मेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसके बारे में थोड़ी भूमिका लिखनी पड़ती है इंट्रोडक्शन टाइप में। तो भारत में जो पहली अखिल भारतीय जनगणना है वह ब्रिटिश काल में 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई एवं नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। इसके बाद से ही तब से ही अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से नियमित जनगणना होती रही है। अब जनसंख्या से अभिप्राय क्या होता है या जनसंख्या किसे कहते हैं या इसमें किन किन लोगों किस चीज़ की गणना की जाती है। तो जनसंख्या से अभिप्राय किसी निश्चित भूभाग, एक किसी निश्चित भूभाग होता है, उसके निवासियों की जानकारी प्राप्त करना होता है। निवासियों की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करना होता है और क्यों प्राप्त करनी होती है, तो आर्थिक विकास की सही दिशा, अर्थात जो भूभाग है वहाँ के निवासियों को आर्थिक विकास की सही दिशा देने के लिए जो विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं संस्थाओं के द्वारा, उनको देखने के लिए कि उनका मूल्यांकन करना है कि वह किस हद तक लागू हैं, किस हद तक चलाई जा रही हैं और उनसे कितनी उपयोगिता हुई है या उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। जनगणना में क्या होता है तो और देख लेते हैं। तो देश में विकास के लिए किए जा रहे कार्य, सरकारी प्रयासों की समीक्षा एवं अंकेक्षण करना। तो जो सरकार द्वारा सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा भी जनगणना के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो भी जनसंख्या की जब गणना करते हैं तो उससे कई कार्य पूर्ण हो जाते हैं, हम सामने आते हैं। अब जनसंख्या की जो संरचना है उसका अध्ययन किस आधार पर किया जाता है। तो जो जनसंख्या की संरचना का अध्ययन है वह कुछ समूह के आधार पर किया जाता है। इन समूह को 5 या 6 प्रकार से बांटा जाता है। हम कुछ प्रमुख समूह को पढ़ेंगे इसमें, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व आदि। अब यह कहलाते क्या है, तो जन्म दर की बात करें हम तो गलत टाइप हो गया है इसमें है कि एक वर्ष में किसी क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या पर जीवित बच्चों की दर को जन्म दर कहते हैं। अर्थात जो कोई क्षेत्र विशेष होता है वहाँ पे एक वर्ष में 1000 की जो जनसंख्या होती है उस पर कितने बच्चे जीवित हैं उसे जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में किसी क्षेत्र में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो ये भी वैसे ही है कि 1000 की संख्या पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है तो वह मृत्यु दर कहलाती है एक वर्ष में, और जन्म कितनों का हुआ है तो जन्म दर कहलाती है। अब हम लिंगानुपात को देखें तो एक वर्ष में किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर स्त्रियों की अनुपातिक संख्या कुल लिंग अनुपात कहलाती है। इसका तात्पर्य है कि एक वर्ष में किसी क्षेत्र में अगर 1000 पुरुषों की जनसंख्या है तो वहाँ पे कितनी स्त्रियों की संख्या है। हमने पढ़ा भी था कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, 1021 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। और सबसे कम कहाँ था, तो मुरैना में था, भिंड में था। नेक्स्ट हम देखते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहलाती है, तो एक दशक में किसी एक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब 10 साल में किसी क्षेत्र में जनसंख्या की जो तीव्रता से वृद्धि दर है, बढ़ रही है या घट रही है, तो उसका प्रतिशत वृद्धि दर कहलाती है। अब नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। यह भी जनसंख्या मापने का या आकलन करने का एक मानक होता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है, तो किसी देश में प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात एक प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संकेंद्रण संख्या
को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि एक जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होता है उसके अंदर कितने लोगों का संकेंद्रण है या कितने लोग निवास करते हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण यह कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे जो जनसंख्या के निर्धारण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ जनसंख्या पे बात करें तो जनसंख्या के इन आंकड़ों के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय समय पर देश की जनसंख्या में हो रहे परिवर्तन एवं वृद्धि के संबंध में सूचना एवं रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती हैं, जो सामान्यतः जनसंख्या की पिछली प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। इसका मतलब होता है कि जो पहले जनगणना हुई थी उसके आधार पर नई रिपोर्ट एवं सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं और यह देखा जाता है कि पहले और अब में कितना फर्क है। जनगणना देश की वास्तविक स्थिति को परिचय कराती है। यह वास्तविक स्थिति का परिचय कराती है, मतलब कि जो वास्तविक परिप्रेक्ष्य में जो भी है वर्तमान में देश में, जनगणना के माध्यम से वह स्पष्ट होता है और क्या स्थिति है, जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या अधिक है, कम है, कितनी वृद्धि हुई है, इन सभी का परिचय जनगणना के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा देश में विभिन्न परिस्थितियों में रह रहे देशवासियों की संख्या की अलग अलग स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जनगणना के माध्यम से ही देश में जो अलग अलग देशवासी रहते हैं, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मध्यम वर्ग का है, इन सभी की जानकारी भी हमें जनगणना के माध्यम से होती है। लोकतंत्र से प्राप्त जानकारियों का उपयोग जनहित की परियोजनाओं को तैयार कर उन्हें क्रियान्वयन करने में किया जाता है। तो जनगणना का एक यह भी उद्देश्य हो सकता है या लाभ है जनगणना से कि जब जनगणना की जाती है तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि जनहित के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं या हमें किस प्रकार की योजनाएं उनके लिए बनानी है और उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा जिससे वह निचले स्तर तक उन योजनाओं का संचालित हो सके। तो जनगणना के माध्यम से हमें इन सभी बातों का पता चलता है और लोकतंत्र के निर्माण के लिए जनगणना आवश्यक है, क्योंकि जब हम जनगणना करते हैं तो हमें एक एक व्यक्ति के बारे में पता होता है कि कितनी जनसंख्या ग्रामीण है, कितनी शहरी है, कितनी गरीब है, कितनी अमीर है। तो जनगणना देश के लोकतंत्र के लिए जानकारी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की स्थिति क्या है। अब मध्य प्रदेश में जनसंख्या की स्थिति क्या है, अगर यह एमपीपीएससी मेंस में 6 नंबर में क्वेश्चन आता है या जो अब न्यू पैटर्न हो गया है 50 शब्दों में या 200 वर्ड में आता है, तो जो हमने प्री के फैक्ट पढ़े थे उनको अगर हम डिस्क्राइब करके लिखें तो आराम से हमारा 200 वर्ड तक बन जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा कुछ पॉइंट होगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। तो जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश देश का 6वां राज्य है। यह फैक्ट ही है, 6वां राज्य है लेकिन वर्तमान में 5वां है। 5वां कैसे है तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश राज्य का अब विभाजन हो गया है जो 5वें स्थान पर था, तो अब मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आ गया है। अब मध्य प्रदेश कितना योगदान देता है तो मध्य प्रदेश देश की जनसंख्या में 6% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जनसंख्या का निवास कृषि क्षेत्रों के आसपास अधिक है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक कृषि होती है और यहाँ के लोग कृषि क्षेत्र में ज़्यादा संलग्न हैं। प्रदेश में औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप भी यहाँ पे अधिकांश जो जनसंख्या है वह औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करने लगी है। तो कुछ जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र के आसपास भी फैली हुई है। अब 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित जनगणना 2011 के अंतिम परिणाम के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है। इसमें से अब पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, तो इन सभी को हमने डिस्कस किया था। यहाँ एक बार और पढ़ लेते हैं। तो 3,76,12,306 मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या है, जबकि महिला जनसंख्या कितनी है तो 3,50,14,503 महिला जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको भी हमने पढ़ा था डिटेल में, अभी देख भी लिया है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था तो भोपाल था, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था तो डिंडोरी था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी तो 5.25 करोड़ थी, जो प्रदेश की जनसंख्या के 72.4% थी। इस फैक्ट को भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा कुल शहरी जनसंख्या कितनी थी तो 2 करोड़ थी, जो प्रदेश की जनसंख्या के 27.6% थी।
तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या की स्थिति बताइए, तो हम जो फैक्ट पढ़े हुए थे उन्हीं को हम थोड़ी समराइज करके लिख देंगे, या फिर जो हमने अभी थोड़ा देखा हुआ है जनसंख्या के बारे में, डिटेल से पढ़ा है, तो उसको कुछ भूमिका के तौर पे लिख के मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में बता सकते हैं। तो यह थी मध्य प्रदेश की जनसंख्या। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 क्या है, प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नीति कब बनाई थी, इसकी ज़रूरत क्यों थी और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। जनसंख्या नीति में सरकार द्वारा मुख्य रूप से 6 प्रावधान किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी 2000 को मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति घोषित की। तो जनसंख्या नीति कब घोषित की है, तो 15 फरवरी सन 2000 को। यह प्री का फैक्ट भी है, कभी आ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति कब घोषित की थी, तो 15 फरवरी सन 2000 को जनसंख्या नीति घोषित की थी। अब इसके प्रावधान क्या थे, तो सबसे पहले प्रावधान था कि 26 जनवरी 2001 के बाद विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाह करने वाले सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होंगे। तो विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। तो इस न्यूनतम आयु से पहले यदि कोई विवाह करता है तो वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होगा, और यह कब से लागू होगी, तो 26 जनवरी 2001 के बाद। नेक्स्ट प्रावधान है कि 11 मई सन 2000 के बाद 2 से अधिक संतान वाले सरकार से भूखंड या ऋण लेने के लिए अयोग्य घोषित। अर्थात जो 11 मई सन 2000 के बाद जिस किसी की भी 2 से अधिक संतान होगी उन्हें सरकार के द्वारा ऋण नहीं लिया जाएगा, वह अयोग्य होंगे, इसके पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रावधान है 11 मई सन 2000 के बाद 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति कृषि उपज मंडी, सहकारी संस्थाओं, नगर पालिकाओं एवं पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित। तो यह भी प्रावधान कब से लागू है, तो 11 मई 2000 के बाद से है। वह किसी भी प्रकार से नगर पालिका, पंचायत के चुनाव या कृषि उपज मंडी, सरकारी जो भी संस्थाएं होती है उसके चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें इसके जनसंख्या नीति सन 2000 के तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रावधान है 11 मई को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस मनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो 11 मई को। कब से मनाया जा रहा है, तो 2000 किस में इसका प्रावधान किया गया था, जनसंख्या नीति सन 2000 में इस बात का प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रावधान है परिवार कल्याण संबंधी भ्रांतियों के निवारण हेतु मजबूत संचार व्यवस्था तैयार करने का निर्णय भी इस नीति में लिया गया था। नेक्स्ट प्रावधान है जनसंख्या नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने की घोषणा की थी। तो जो भी जनसंख्या नीति को क्रियान्वयन करेंगे या इसकी नीति को बनाए रखने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन या उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उन पंचायतों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति थी, जिसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अगर कभी यह क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के नाम लिखिए और इन जिलों में अधिक जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या है, तो 10 जिले कौन कौन से हैं, तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, सतना, धार, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन, इन सभी जिलों की संख्या 10 लाख से अधिक है। सबसे ज़्यादा इंदौर की है जहाँ पे 32.76 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो मध्य प्रदेश के यह 10 जिले हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और इसके प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ पे पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता है। यह सभी मुख्य रूप से कुछ इनमें से मालवा के पठार पर, कुछ मध्य भारत के पठार पर, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे खाद्यान्न की उपलब्धता अच्छी है। औद्योगिक विकास भी इन क्षेत्रों में अधिक हुआ है, रोजगार औद्योगिक विकास हुआ है तो रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। और मध्य प्रदेश के जो यह जिले हैं इनमें उत्तरोत्तर अधोसंरचना का विकास हुआ है, जिसके कारण भी जिलों का संकेंद्रण हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।